आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, धीमे धीमे पढ़ते चलिए। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, एक बार मेरे वीडियोस दोबारा देख लीजिएगा, कितना अच्छा हो रहा है। धीमे धीमे पढ़ते जाओगे, चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, कल जो एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक था उसको, उसके बारे में कुछ बातें और है, उसको सीखते हैं। कल हम एक चीज सीख गए ना कि एस का रोल यहां थीटा प्ले करेगा, वी का रोल यहां ओमेगा प्ले करेगा एंगुलर स्पीड, ए का रोल एल्फा प्ले करेगा, फोर्स का रोल टॉर्क प्ले करेगा, और लीनियर मोमेंटम का रोल एंगुलर मोमेंटम करेगा। विद एविडेंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें हर चीज का अपना बताइए, जिसमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या था वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस एफ, और एल का फॉर्मूला था आर क्रॉस पी। ये है एंगुलर मोमेंटम। इस कैलकुलेशन को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इस कैलकुलेशन की खूबी मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि इस कैलकुलेशन की खूबी ही ऐसी थी कि हमें इसका नाम एंगुलर मोमेंटम ही रखना पड़ा। ये इस कैलकुलेशन की खूबी थी कि हमें इसका नाम एंगुलर मोमेंटम रखना पड़ा। क्यों, क्या खूबी थी? क्योंकि हमने ये सीखा कि जिस तरीके से dp अपॉन dt फोर्स होता है ना, तो वैसे ही फोर्स की जगह यहां टॉर्क ने तो ले लिए, फोर्स की जगह, तो हमने पाया कि एल का डिफरेंशिएशन करते थे तो टॉर्क ही आता था। एल का डिफरेंशिएशन करो तो टॉर्क ही आता था। तो इसका मतलब पी को रिप्लेस करके कौन आ गया यहाँ, एल। तो फिर इसका नाम हमें क्या रखना पड़ा, एंगुलर मोमेंटम। चलिए और भी चीजें सीखते हैं। ध्यान रखना, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर, ठीक है। थीटा की डायरेक्शन, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन एक ही होगी। जैसे बंदा घूमता जा रहा होगा, जैसे सपोज करो, एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यदि कोई बंदा यू से यू घूम गया, रिवाइज करा रहा हूं इसलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कुछ बताऊंगा इसमें। यदि कोई, ये पीछे वाला हिस्सा है, कोई बंदा यहां से यू घूम गया, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, क्योंकि आप अपनी उंगलियां थीटा के अलोंग घुमाओगे, जिधर अंगूठा आएगा वही थीटा वेक्टर होगा, और यही थीटा और यही ओमेगा वेक्टर होगा। याद आ गया? यदि कोई बंदा सर्किल बना तो रहा है, लेकिन उसने ऐसे सर्किल बनाया है, ऐसे ऐसे घूम के बनाया है, तो राइट हैंड की उंगलियां जब आप घुमाओगे तो अंगूठा नीचे आएगा, दिस विल बी द थीटा वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब ये नो डाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन जब आप एरो दोगे तो इसमें ऊपर दोगे, इसमें नीचे दोगे, एक्सियल वेक्टर। इसमें ओमेगा की डायरेक्शन भी इधर होगी। अब यदि ओमेगा बढ़ रहा है, मान लो ओमेगा बढ़ रहा है, तो अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में होंगे, अल्फा वेक्टर। तो अल्फा की डायरेक्शन वही उसकी तरह, जैसे ए और वी यदि सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन और वी सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ जाती थी कि नहीं बढ़ जाती थी? तो वही चीज, तो यहां यदि अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में हुए तो ओमेगा बढ़ जाएगा। और अल्फा, जैसे इसमें मैंने इस वाले फिगर में अल्फा और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में दिखा दिए, तो इसमें समझ जाना ओमेगा बढ़ेगी। अब इसमें ओमेगा नीचे और अल्फा ऊपर दिखा दूं, तो इसमें ओमेगा घटना चालू कर देगा। ये हो गई अल्फा की डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ। वेक्टर प्रोडक्ट में आर से एफ की ओर उंगलियां घुमानी पड़ेंगी आपको, आर से एफ की ओर उंगलियां घुमानी पड़ेंगी, वो टॉर्क की डायरेक्शन निकलेगी। जैसे सपोज करो रॉड को लेता हूं मैं, ये नहीं रॉड, वही रॉड जिसपे मैंने सवाल समझाए थे। तो अब बताना, इस पॉइंट पर यदि मैंने फोर्स ऐसे लगाई तो बताइए, और ये ओरिजिन है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन तो ये रही, ध्यान है ना, इसको आगे बढ़ा दी मैंने डायरेक्शन, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन, ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो अपनी उंगलियां आर से एफ की ओर घुमाइए, आर से एफ की ओर घुमाइए, आर से एफ, तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन इसमें ये होगी, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। सस्ते तरीके से हम इसको बोल देते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन ध्यान रखना टॉर्क की डायरेक्शन आई दिखानी एक्सिस पर ही आपको, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ऐसी एल की डायरेक्शन आर क्रॉस पी, अपनी उंगलियां आर से पी की ओर घुमानी पड़ेगी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जिधर भी आर क्रॉस पी की डायरेक्शन है वो दिखा दीजिएगा। चलो डायरेक्शन इस वाले जो मैंने अभी अभी बताया, हो सकता है ऊपर से गई हो, वो ऊपर से इसलिए गई होगी क्योंकि आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भूल गए होंगे। एक बार वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ लेना, वीडियो देख लेना कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो यदि आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी याद आ जाएगी, याद वापस आ जाएगी, तो वैसे आर क्रॉस एफ की निकाल लेना फिर डायरेक्शन। तो अब आ जाइए एल के बारे में, कुछ और चीजें समझाता हूं एल के बारे में।
पहले तो एक हल्का फुल्का एक सवाल लेते हैं। देखो एक मिनट एक हल्का फुल्का सवाल लेते हैं एल का और टॉर्क का। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए पहले। देखिए 7.5 है, 7.5 एग्जाम्पल 7.5 है मेरे पास, एनसीईआरटी है, पेज नंबर 157 है। वो कह रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। फोर्स की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू 7I + 3J - 5K। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू। अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है, उसके बाद द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर ध्यान है ना, आर वेक्टर I कैप - J कैप + K कैप दे रखा है। तो उसने बोला है टॉर्क निकालो भैया, उस पार्टिकल पे टॉर्क निकालिए जिस पर ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है और ये उसकी पोजीशन वेक्टर है। तो फिर सुनिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, टॉर्क कैसे निकलेगा, क्योंकि सर आपने तो RF sin फाई बताया है। तो बेटा टॉर्क का एक फॉर्मूला, उसकी वेक्टर फॉर्म में R क्रॉस F भी तो है, याद करो R क्रॉस F। तो अब आपको यानी क्या करना है, R क्रॉस F निकालना है। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप फिर वो वाली ट्रिक अपना लीजिएगा, I कैप J कैप K कैप। बताइए R वेक्टर के 1 - 1 1 ये उनको समझ में आएगा, और F की जगह ये उनको समझ में आएगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट याद है या नहीं याद। अब हमें R का F से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो जो पहले हो उसके कंपोनेंट पहले लिखिए, जो बाद में हो सेकंड पे उसके कंपोनेंट बाद में लिखिए। फिर एक दोहा याद कराया था, दोहा क्या याद कराया था, I का ब्रैकेट -J का ब्रैकेट + K का ब्रैकेट। ये ध्यान रखना साइन यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये वाला माइनस का होता है, ये चलता है, ये 12th में और अच्छे से मैथ में सीख जाओगे। तो I का ब्रैकेट -J का ब्रैकेट + K का ब्रैकेट। फिर इस ब्रैकेट को कैसे फिलअप करते थे कि जब आप I का ब्रैकेट फिलअप करते हो तो I वाली रो और I वाला कॉलम दुबका लेते हो, और फिर एक डायलॉग और कि पहले ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई। तो बता ना इस ब्रैकेट को भरना है तो ये वाली रो ये वाली कॉलम दुबका लीजिए, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करिए 5 आएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करिए जो 4 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फिर उसमें से इस मल्टीप्लाई को घटा दीजिए तो 5 - 3। अब आ जाइए, अब -J का ब्रैकेट भरना है तो सेम रिदम, अब J वाला रो और J वाला कॉलम दुबका लीजिए। अब आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो पहले ऐसे है ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई -5 आ रहा है और माइनस ये वाला मल्टीप्लाई घटा दीजिए 7। अब K का ब्रैकेट भरना है तो K वाली रो और K वाला कॉलम दुबका लीजिए, ये 4 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, पहले ऐसे 3 माइनस और इस मल्टी ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, टॉर्क वेक्टर कितना आ रहा है, 5 में से 3 गए 2I कैप, 7 और 5 12 प्लस का 12 J कैप, और ये 7 और 3 10 K कैप। ये हो गया टॉर्क का, टॉर्क निकाल दिया हमने, 2I + 12J + 10K हो गया, ये टॉर्क आ गया। और यदि आपसे केवल कोई टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इसने नहीं पूछा लेकिन टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछे तो भैया जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो, अब तो ये वेक्टर हो गया ना, एक नया वेक्टर सच के आ गया, तो कैसे निकलेगा 2² + 12² + 10², जो भी सॉल्व है तो वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये हो गया टॉर्क का सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। टिक 1, कोई ऐसे ही रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई मैंने, सिंपल। ठीक, अब आ जाइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप क्वेश्चन लीजिए एक्सरसाइज का 7.6, ठीक है, एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल था क्या बेटा 248। अच्छा ये मुझे नहीं पता, अपना कंफर्म कर लेना है नहीं। चलो अब आ जाइए, ओ चौक ने करी आत्महत्या, ऊपर से गिर के चौक ने करी आत्महत्या। देखना मर्डर हो गए हैं, धक्का नहीं मेरे अनजाने से, बाजीगर का कारखाना बन गया। तो अब आ जाइए एक्सरसाइज का 7.6, अब ये एक्सरसाइज का है। ओके, फाइंड द कंपोनेंट along x y z axis of angular momentum L of particle। एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे तो उसके x y z कंपोनेंट निकालने हैं। whose position vector is r with component x y z and मोमेंटम के px py pz। पहले इतना सवाल पढ़ते हैं, सिंपल है, हो सकता है लैंग्वेज ऊपर से गई हो। वो ये कह रहा है कि यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z हो तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, x i कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया हमारा आर वेक्टर। और वो ये कह रहा है उसके मोमेंटम की जो कंपोनेंट है वो है पी एक्स पी वाई पी जेड, मोमेंटम के एक्स वाई जेड। अब इसको यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप। ये बेटा वेक्टर में लिखना आना चाहिए ना आपको। अब ये फिजिक्स की अपनी ग्रामर है, इस लैंग्वेज को तो करना पड़ेगा ना। तो मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में ऐसे सजाओगे। ये सवाल ने दे रखा है कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है और जेड कंपोनेंट ये है। आर का एक्स कंपोनेंट ये है, वाई ये है, जेड कंपोनेंट ये है। तो उसने ये बोला है, अच्छा चलो मैं बता दूंगा क्या पूछा है। आप एल निकाल पाओगे या नहीं? बस अंतर ये है कि अभी मैंने जो टॉर्क का सवाल कराया था, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, अभी जो कराया था उसमें न्यूमरल वैल्यू दे रखी थी। तो 2i 10j 12k जो भी आया था तो नंबर्स में आ गया था। इसमें थोड़ा सा इरिटेशन क्या आएगा, तो चलिए सॉल्यूशन सुनिए। सॉल्यूशन, सिंस एल वेक्टर किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी, ठीक है। तो इसका मतलब एल वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप की वैल्यू आई कैप, हाँ अब पहले आर है तो आर के एक्स वाई जेड। अच्छा हुआ, वो तो मेरा इंटेंशन नहीं था, वो तो तुक्के में हो गया कि अच्छा हुआ ये सवाल आपके सामने एज अ वार्म अप रख दिया मैंने। तो आर की वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई जेड। अब दूसरे नंबर पे पी, तो यहां क्या रखेंगे? पी एक्स पी वाई पी जेड। चलिए इसे सॉल्व करें। तो एल वेक्टर इक्वल टू, ध्यान रखना एल वेक्टर इक्वल टू आई का ब्रैकेट है ना, ऐसे लिख देता हूं, आई का ब्रैकेट माइनस जे का ब्रैकेट और प्लस के का ब्रैकेट, ठीक है। तो अब बताइए, इसको दुबका लेता हूं मैं और इसको दुबका लीजिए, है ना, इसको दुबका लेते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? ये वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। थोड़ा टंग ट्विस्टर से वर्ड जरूर आएंगे, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब जे कैप, तो अब आपको ये रो और ये कॉलम दुबका लेना है थोड़ी देर के लिए। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स पी जेड माइनस, देखो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, है ना। थोड़ा अब आ जाइए ये के का ब्रैकेट, तो इसको रो इस कॉलम को दुबका दीजिए, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यानी यदि आर वेक्टर इस टोन में है, पी वेक्टर इस टोन में, तो आपका एल वेक्टर इस टोन में होगा। अब उसने क्या पूछा है, हमारा 90% सवाल हो गया। उसने ये पूछा है कि जैसे आपसे मैं पूछूं इस वेक्टर को देख के बताइए, जैसे मैं आपको एक सिंपली एक चीज पूछता हूं, एल वेक्टर 3i प्लस 4j या माइनस प्लस 4j प्लस 5k लिखा हुआ है ना, ऐसे। तो बताइए यदि मैं सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? चलो बताओ, एल वेक्टर के वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? जल्दी से टाइप करो। रुको अभी पहले इसको, एक मैं कहीं और चल रहा हूं तो कहीं और चल रही है, रुक जा अभी। जी हाँ देव, बिल्कुल ठीक दिया, 4। यदि मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो एल वेक्टर है इसका वाई कंपोनेंट बताओ, तो एल वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये है। मैं आपसे पूछता हूँ एल वेक्टर का जेड कंपोनेंट बताओ, तो वो ये होगा, ठीक है। एक तरीका और है, अब आप पता है क्या कर सकते हो, इस एल वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, इसको 3i ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब इसके आई कंपोनेंट कंपेयर कर लो, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कितना आया? 3। एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट कितना हुआ? 4। और एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट कितना हो गया? 5। वही चीज यहां करनी है, तो उसने पूछा है। तो अब एक काम करिए, जो एल वेक्टर निकला है ना, मैं 2 हरकतें कर रहा हूं। इस एल वेक्टर को लिख रहा हूं एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप। देखना बेटा एल एच एस में कोई दिक्कत किसी को? आप क्या कह रहे थे, बताओ कहां पे क्या आएगा? अब तो नहीं है ना कोई? हाँ अब देखो, तो एल वेक्टर को ऐसे लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां में कंपेयर पता है क्यों इजीली कर पाया? सब कुछ तमीज से था, ये प्लस तो ये भी प्लस था। अब यहां कंपेयर करूंगा तो ये प्लस है लेकिन यहां माइनस है, तो उससे बचने के लिए वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप, ये हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाइए पहले, तो ये प्लस हो जाएगा। ये आगे पीछे लिख दीजिए, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड
केवल ये मैंने पता है क्यों करना पड़ा इस माइनस को प्लस, ताकि मेरे लिए कंपेयर करना कंफर्टेबल हो जाए। और प्लस वो तो प्लस है ही, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड इंटू के कैप। अब बताइए इस सवाल को देखने के बाद, और एक मिनट, हाँ बोल बोल चल। सर आपने जो वाई पी जेड को लिखा, हम के को दुबकाएंगे तो एक्स, के को दुबकाओगे तो एक्स पी वाई, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको दुबकाओगे के में तो एक्स पी वाई, हाँ अब ठीक है। कहाँ पे, इधर, अच्छा हाँ फिर तो ये हो गया, अभी ठीक है। हाँ बेटा वो तो देख लेना, वो और तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। फिर मैं वही डायलॉग बोलूंगा, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान फिसल गई। हाँ और नहीं तो एक और, मैं आपको चेक कर रहा था हाँ ये चेक कर रहा था आप लोग एक्टिव, तो केवल एक ने बताई गलती, प्रियव्रत ने। होपफुली वो हो गया मुझसे, कोई नहीं अभी ठीक है। अब आप बताओ, अब आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद बताइए एल एक्स कितना आ रहा है, एल वाई कितना आ रहा है कि नहीं, लॉलीपॉप सवाल। एल जेड, तो एल एक्स कितना है, आई कंपोनेंट कंपेयर कर दीजिए, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और ये जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और ये एक्स पी वाई, क्या बेटा बात नहीं, फिर आवाज बहुत जाती है फिर इस माइक में, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, है ना। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, लेकिन सवाल में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, अब इसमें एक सवाल और है, आप कंपेयर कर सकते हो पीछे से आंसर, पीछे आंसर देखिए क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7.6 7.6 मिल जा, हाँ यही है इस टाइप के, जेड पी एक्स, कौन सा ये, अच्छा पहले उसने एल जेड दिया है, एल जेड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स है, हाँ चलो वही है सवाल। अब आ जाइए इसमें एक क्वेश्चन और है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, यदि हमारे पास तीन प्लेन होते हैं ना, ये एक्स वाई और ये जेड, ये एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन, ये वाई जेड हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और एक ये हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड। तो वो कह रहा है पार्टिकल यदि सिर्फ यू 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 जाए, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा हूं, इमेजिन करो एक्स वाई प्लेन में, तो इफ पार्टिकल, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, इफ पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, तो बताइए यदि एक्स वाई प्लेन में ही घूमेगा, तो एक डायलॉग है ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, जेड की वैल्यू 0 होगी, जेड के अलोंग वेलोसिटी भी 0 होगी, जेड का मोमेंटम भी 0 होगा, सब 0 हो गए। अभी डायलॉग बोला ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब ही यही है कि जब बंदा एक्स वाई में मूव कर रहा है तो जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और फिर ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, जब जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो जेड की वेलोसिटी नहीं है, ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया ना, एक्स वाई मोशन, प्लेन का मोशन मतलब 2 डायमेंशनल, तो एक्स और वाई चेंज होंगे, जेड नहीं चेंज होगा, जेड की वेलोसिटी 0, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी। यदि आपको जेड के अलोंग मोमेंटम निकालना है तो जेड के अलोंग की वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, तो बेटा जब वही 0 है देखो, तो फिर मोमेंटम 0 ही तो हुआ। अब वो ये कह रहा है कि साबित करिए यदि पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही मूव करे, एक्स वाई प्लेन में ही मूव करे, कहां गया सवाल, हाँ, द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट, यदि कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव करे, तो जो हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, फिर एल एक्स भी नहीं आएगा, एल वाई भी नहीं आएगा, सिर्फ एल जेड सर्वाइव करेगा। तो सिंपल बताइए, देन इस इक्वेशन के सेट को मैं नाम 1 दे दूं, तो देन फ्रॉम 1 बताइए एल एक्स देखते हैं कितना आता है, वाई कुछ, ठीक है वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई में, लेकिन पी जेड तो 0 है, पी जेड 0 माइनस जेड 0, पी वाई कुछ भी होता रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो एल एक्स हो गया ठाए 0, एल वाई जेड कितना है 0, पी एक्स होता रहे तो कुछ भी, एक्स कुछ भी होता रहे, लेकिन ये भाई साहब तो 0 है 0, एल जेड एक्स है
एक्स पी वाई ओ, यानी ये पी एक्स, ये जीरो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल जेड कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। सर इसका LZ कहां हुआ जीरो? ठीक है चलिए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही है, ये सरवाइव कर गया। अब आ जाइए वेलोसिटी। ये था हमारा, अभी तो एंगुलर मोमेंटम में बहुत कुछ सीखना बेटा। एंगुलर मोमेंटम इतना भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा एकेडमिक तो मैं निकलवा ही दूंगा बहुत प्यार से अच्छे से। अब आज ये एक है आपका, एक टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये था, ये वाला टॉपिक ना मैं याददाश्त दिलाने के लिए लिख रहा हूं, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूं, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लूंगा, ठीक है? ये पढ़ा चुका हूं। वो ये क्या पढ़ाया था इसमें, याद करो क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो ये था कि यदि किसी सिस्टम पर आप फोर्स नहीं लगाओगे, यदि किसी सिस्टम पर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो सिस्टम का मोमेंटम बदलता नहीं है, जैसा पहले वैसा बाद में। इवन उसका प्रूफ से शायद बताऊंगा। बताना न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, dp अपॉन dt इक्वल टू f। यही तो है न्यूटन का सेकंड लॉ। f मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप जानते हो एक्सटर्नल फोर्स होती है, p सिस्टम का मोमेंटम होता है। अब यदि f शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, बोलो नल वेक्टर, हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, यानी सिस्टम आइसोलेटेड हो जाए, कोई उसमें, ठीक है देखने, देन जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब आपका dp अपॉन dt भी जीरो आएगा। अब बताओ किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आता है बेटा? ये गलत बात है। हाँ तो साइलेंट तो कर सकते थे ना। हाँ तो ये देखिए dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो, तो किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। यदि किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो बोलो यदि किसी का डिफरेंशिएशन, भाई किसी का यदि डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रही। कांस्टेंट का ही दूसरा नाम कंजर्व, यानी बदली नहीं, घटी नहीं, बढ़ी नहीं। कंजर्व वर्ड का मतलब ये होता है कि जो चीज ना घटे ना बढ़े, एज इट इज रहे। तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, यही तो था ना। अब देखिए इस टॉपिक को चीट कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल देखो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई एफर्ट लगाया। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसकी जगह ये शब्द रख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, सोचो यदि मैं इस शब्द को रिप्लेस कर दूं, है ना, और इसकी जगह हेडिंग क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले प्रूफ बता देता हूं, स्टेटमेंट तो आप खुद आसानी से बना लोगे। बताना सिंस, ये तो कल ही पता चला है, डीएल अपॉन dt टॉर्क होता है। बोलो इसका जो अवतार है वो ये हो गया ना, इच्छाधारी नागिन मैंने बताया ना, वो ये रूप बदल दिया है। ठीक, तो अब आप बताइए इफ यहां फोर्स इक्वल टू जीरो, तो यहां इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो हो जाए, यदि किसी सिस्टम पे टॉर्क लग ही नहीं रहा हो, इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो देन बताइए, देन dl अपॉन dt क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फिर वही बुद्धि लगानी है, जहां dp अपॉन dt जीरो, यहां dl अपॉन dt जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ यदि किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रही या कंजर्व रही, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड थी इसमें, मोमेंटम कांस्टेंट तब रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। वही कंडीशन की 10 रुपए कैशबैक तब मिलेंगे जब इतने की शॉपिंग कर लोगे, इतने का रिचार्ज कर लोगे। 2 रुपए का रिचार्ज करो और 10 रुपए का कैशबैक, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक, तो फोर्स जीरो होनी चाहिए और इसकी कंडीशन टॉर्क जीरो होना चाहिए। और एक चीज और आपको बता दूं, हो सकता है वो चीज ऊपर से जाए, लेकिन अपने दिमाग में शब्द आज से जब भी अच्छे अच्छे सवाल करोगे तो गूंजेंगे तो सही। जब कोई वेक्टर कांस्टेंट साबित होता है, जैसे ये कांस्टेंट है इस समय, इसमें एल कांस्टेंट है, तो दोनों चीज नहीं बदलेंगी उसकी, ना मैग्नीट्यूड बदलेगा एल का, ना डायरेक्शन बदलेगी। याद रखना,
वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब ना मैग्नीट्यूड बदलेगा उसका, ना डायरेक्शन बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, ये चीज तो है कि नहीं? अब बताओ इसका स्टेटमेंट सजा लोगे कि नहीं सजा लोगे? है नहीं? बस अब जैसे इसके सेंटेंस है उसमें थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन हाँ कभी कभी रिप्लेसमेंट धोखा दे जाती है। जैसे ये था ना, एक बार एक बच्चे ने माई फ्रेंड्स पे ऐसे याद किया, माई फ्रेंड्स पे ऐसे याद कर लिया खूब बढ़िया से, लेकिन पेपर में आ गया माई फादर का, तो फिर उसने फ्रेंड्स की जगह फादर लिख दिया। फादर एंड फादर इज एवरीवेयर, है ना? फादर एंड फादर, आई हैव सो मेनी फादर बट अनिल इज माई बेस्ट फादर, ही यूज्ड टू कम डेली इन माई हाउस, माई मॉम लाइक हिम वेरी मच। तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन यहां गड़बड़ नहीं होगी। लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम सेट कर दो और फोर्स की जगह टॉर्क सेट कर दो। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? सेंटेंस क्या बन गया? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ू। ठीक है, हाँ आज तो यार फिर भी स्ट्रेंथ ठीक ठाक दिख रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है, थोड़ी बहुत दिख रही है स्ट्रेंथ, वरना लोगों ने तो तलाक ही ले लिया था फिजिक्स से। चलिए बस बस तो ये ठीक है, फिजिक्स से तलाक ले लिया, हमें लगा पढ़। चलिए देखो, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ठीक है, अब मैं सोचूं मैं अपनी तौन कम कर लूं, इसके लिए मैं डेली जिम में ना 2 घंटे, डेली जिम में 2 घंटे लोगों को पसीने बहाते हुए देखता हूं, हो जाएगा वजन कम मेरा। तो तुम डेली 2 घंटे लोगों को पढ़ते हुए देखोगे तो उससे फिजिक्स कैसे आ जाएगी? आपको खुद से प्रैक्टिस, खुद से प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से फिजिक्स से जो भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए। हाँ, और हाँ परफेक्ट कोई नहीं होता। आप ये सोच के कदम नहीं बढ़ाना चाहिए कि यार मुझको पूरी चीजें नहीं आएंगी समझ में। परफेक्ट तो कोई नहीं, मैं भी नहीं हूं परफेक्ट कि आप सोचो कि मैं फिजिक्स की सारी चीजें जानता हूँ कहीं। ठीक है, अब आ जाओ, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम डर की वजह से ही साइकिल हम गिर गए तो फिर हम साइकिल नहीं सीख पाए तो। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। अब एक चीज सुनिए, मैं एक छोटा सा रिवीजन नोट दे रहा हूं। रिवीजन नोट मतलब कंजरा नोट। कंजरा नोट क्यों? क्योंकि भूल गए होगे पक्का आप, और यदि भूले नहीं हो तो कंजरा वर्ड हटा लेना आपके लिए। ठीक है, यानी जो भूल गए उनके लिए कंजरा नोट है। आपको एक टॉपिक याद होगा, जब मैं आपको एक ए वेक्टर ये रहा और एक बी वेक्टर ये रहा, ध्यान रखना, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया था। अब बताइए, एक वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक वेक्टर, और यदि मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो आप ये बोलोगे ना, इस पैरेललोग्राम को बनाने वाली 2 साइड ए वेक्टर, 4 में से 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब यदि मैं आपसे कहूं मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो एक ट्रिक बताई थी जो क्रॉस प्रोडक्ट में छुपी हुई थी। ये एरिया हम एक, ठीक है, अरे याद है, अरे एक ने आंसर भी लिख दिया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, आंसर पढ़ लिया, दोबारा टाइप कर देता, जो भी है गलत, प्रियव्रत ने गलत दिया। बाकी यदि कोई आपको एक स्क्वायर, वो स्क्वायर कह रहा हूं सॉरी, पैरेललोग्राम दे रखा हो और आपको ये पता हो कि उसमें से एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, शुभम गलत, देव ठीक, देव ने ठीक दिया है। इतनी ही देर का सवाल था, बाकी अब पन्ने पलट के देख रहे होंगे। नहीं, यदि मुझे ये एरिया निकालना है तो सुनो, फॉर्मूला था, हाँ बोल कन्हैया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। प्लीज यार ये तुम यार फिर यहां आना बंद कर दो, बिल्कुल शांत रहा करो पढ़ाते वक्त। ये रिकॉर्डिंग होती है, फिर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाती है, बहुत गंदी जाती है वैसे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय, पूरा सेंटेंस समझिएगा, आधा पद्दा याद करोगे तो फिजिक्स गड़बड़ हो जाती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं याद करना आपको, खाली आपको याद करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऊपर फिगर बनना है, यानी उस पैरेललोग्राम का एरिया जिसकी 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर हो, तो आप डायरेक्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। ये रिवीजन नोट है, कंजरा नोट है, पढ़ा चुका हूं, क्रॉस प्रोडक्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मुझ पे आता नहीं है करना तो नहीं डालूंगा।
सब सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है, कि आप ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, अब उसमें से केवल मैग्नीट्यूड, कोई एरिया में डायरेक्शन थोड़ी नहीं होगी, तो डायरेक्शन हटा दो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसी में एक कहानी और थी, यदि यही पैरेललोग्राम हो, झंडू सी चीज बताऊंगा, यही सेम पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम। अब तुमको इसका, मैंने पूछा इसका एरिया निकालो, तो आप कहोगे हाँ सर निकाल दिया एरिया, ये रहा एरिया। और एक सिंपल स्मार्टनेस, यदि मैं आपसे कहूं, ठीक है, या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, ये मुझे ये ट्राइंगल, अच्छा ये मानते हो ये बी वेक्टर है, तो ये भी लेंथ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी, भाई पैरेललोग्राम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गई होगा। तो मुझे यदि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का, तो बताइए, यानी ध्यान रखना ये भी बी, इसमें एरो डाल दूं तो ये भी बी वेक्टर ही हो जाएगा, ये भी। तो अब आप इस ट्राइंगल की देखना, ये जैसी खत्म हुआ ये बी वेक्टर चालू हो गया, एक तरीके से ये जैसे ये खत्म हुआ बी वेक्टर चालू हो गया। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ये ट्राइंगल किसने बनाया, ये वाला, फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा कर देना है। याद आया या नहीं याद आया बोलो? अच्छा कितने लोगों को याद आ गया? कितने लोगों को याद आ गया कि हाँ ये टॉपिक था? कन्हैया को, प्रियव्रत को, इधर शिवेश को, तो ये तो डॉट याद आ रहा था, देव को तो मान लूंगा, उसने तो आंसर पहले ही बता दिया। चलिए 3-4 लोग ही हैं भाई, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आज जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, तो ये एक्चुअली इसकी जरूरत पड़ेगी, लग तो रहा है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ही था बहन। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे क्यों परेशान कर रही है मुझे, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, पता है ये दर्द भरी कहानी है, मैं बचपन में ही पैदा हो गया था, आगे बाद में सुनाऊंगा ये नहीं। चलो अब देखिए इसका यूज बताता हूं आपको जो आज होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इस ट्राइंगल को, कि ट्राइंगल भी कौन सा होना चाहिए, एक वेक्टर ये रहा, जैसे ये खत्म हो रहा है दूसरा चालू हो जाना चाहिए। तो इस ट्राइंगल, यदि मुझे ये वेक्टर और ये वेक्टर पता है तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं इस वाले फॉर्मूले से। अब आ जाइए इसका प्रयोग, इसका जो यूज है वो आज फिर से होने वाला है। पता है ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज है? एंगल। ये क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लीनियर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये आपके खाते में पहले आ चुकी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग इज नेम्ड एज लीनियर वेलोसिटी। द रेट एट विच एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे रेट आ रहा है तो टाइम दोबारा नहीं बोलना, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब यदि किसी का एरिया ट्रेस हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है, एरिया, तो इसको वैसे रिप्रेजेंट नहीं करते किसी से, इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। यदि जैसे ये एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो इसे लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। आज आपके खाते में एक नई चीज आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो मेरा हाथ यहां से बांध दिया, तो एक एरिया ट्रेस कर रहा है, नहीं आया समझ, ऐसे नहीं आया होगा। जैसे सपोज करो ये घड़ी की सुई है, 2 सुई तोड़ दी मैंने, एक ही रह गई है सेकंड वाली। अब आपने यहां देखा तो टिक टिक, उल्टा चला रहा हूं, टिक 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 टिक, तो पहले सुई ये ना ओ, ये ए, और घड़ी की सुई ऐसे थी और टिक 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 चलेगी वो तो कंटिन्यूअसली। या सपोज करो टिक 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 चलते ही सेल बंद हो गए घड़ी के, तो ये रुक गई। तो इतनी देर में इसने एक एरिया ट्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया एरिया ट्रेस? तो ये जो एरिया, अब एक मिनट सुनना, सपोज करो ये सेकंड की सुई है,
सेकंड लो, और कोशिश करता हूं मैं, आपको समझ जाओगे। ये घड़ी है, ये 12 और ये 3 और ये 6 और ये 9, बताना ये सेकंड की सुई है, ठीक है? सेकंड, और सबकी लेंथ बराबर मान लेना थोड़ी देर के लिए, जो मैं बोल रहा हूं है ना, सेकंड की सुई। सेकंड लिख दिया ऐसे, टिक 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 टिक, यहां पर आ गई सेकंड की सुई, यहां पर, यानी इनिशियली वो यहां पे थी सेकंड की सुई और फाइनली यहां आ गई। तो उसने कितना एंगल बनाया, इस एंगल का रेट निकाला है, वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। उसकी जो टिप है किस स्पीड से यहां आई, वो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन उसने कितना एरिया ट्रेस कर दिया, कितने टाइम में। यदि मैं ये एरिया निकालूं और उस एरिया को टी से डिवाइड कर दूं, ठीक है? क्या पूछ रहे देव सर, ds अपॉन dt, तो हाँ, अरे ओहो देव कह रहा है ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, लीनियर कैसे हो गई? लीनियर वेलोसिटी का ही इंस्टेंटेनियस, देख हम जब खाली वेलोसिटी बोलते हैं ना, खाली, तो वो लीनियर वेलोसिटी होती है, आलसी पने में वेलोसिटी बोलते हैं। मान ली तेरी बात, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको थोड़ा और बढ़ा के बोलना है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस अलग अलग समझ रहे थे। यदि अलग अलग समझ रहे तो सारी मेहनत बेकार हो गई बेटा। हाय मेरे करम, हाय फूट गए। ये क्या पूछ डाला तूने कि ये तो लीनियर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, लीनियर कैसे हो गई? अरे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मैं पढ़ा रहा था ना, पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना? नाम दीनानाथ चौहान, पूरा नाम दीनानाथ चौहान, मतलब जो भी। ओहो भाई, जो और किसने आंसर गलत दिया है? जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाता है ना, नसीब अच्छा नहीं हो तो। हाँ, तो ये सेकंड केस हुई थी, टिक 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 करते यहां पे आ गई। अब इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है? ये मिनट की सुई है, मिनट वाली एंड है, वो भी कभी ना कभी तो यहीं आएगी। और मान लो उसकी लेंथ सेम है, लेंथ जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ इसकी है। इनिशियली वो कभी तो कभी यहां आएगी, उसने भी एरिया ट्रेस उतना ही करा होगा। लेकिन अब आप बताओ, क्या दोनों ने टाइम सेम लिया क्या? नहीं ना। तो इन दोनों में से सेकंड की सुई है, मिनट की, इसकी एरियल वेलोसिटी थोड़ी सी तेज है ना, इसकी एरिया ट्रेस करने की स्पीड। अच्छा, जैसे बल्लेबाज स्वीप शॉट मारता है ना, स्वीप शॉट, अब बल्ले ने जितने या झाड़ू मार दी, वही स्वीप झाड़ू, तो झाड़ू लगाने की स्पीड, ठीक है, झाड़ू लगाने की स्पीड, ऐसे समझ लो। एरियल स्पीड का मतलब झाड़ू लगाने की स्पीड, क्योंकि झाड़ू जब लगती है तो एक एरिया स्वैप आउट करती है कि नहीं? ये चलो आज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और यदि एरियल वेलोसिटी निकालनी है तो एंगुलर मोमेंटम के थ्रू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। मतलब इसे निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम को, मतलब आपको आज जो कनेक्शन है वो है एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम का कनेक्शन, वो आप देखिए, ठीक है? चलो, तो हेडिंग इसको बोल देते हैं जनरली। मीटिंग में कितना टाइम है? लेस देन 1 मिनट। दूसरी कनेक्ट, उन्हें ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ऑडियो वीडियो ठीक आ रहेगी। कितनी हरामखोरी बॉडी में घुस चुकी है। देखिए, हरामखोरी से याद आया एक और, देखो एक आदमी शायद बेर वाला बताया था मैंने, बेर के पेड़ के नीचे खाट लगा के आराम से सो रहा था दोपहर में, चारों तरफ बेर बिखरे पड़े थे टूट टूट के। अब एक आदमी जब निकल रहा था तो उससे कहता है, भाई प्लीज एक मदद कर दे। लेटा हुआ था, भाई प्लीज एक मदद कर दे। क्या मदद करूं? बोलो। ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दे। उसे बहुत तेज गुस्सा आई, साला बदतमीज, बेर उठा के, यहीं बगल में इतने सारे बेर पड़े, ये घूम के उठा के ले नहीं सकता। लेकिन उसे लगा शायद अपाइज होगा, ये होगा, तो उसने उठा के मुंह में डाल दिया और फिर चलने लगा। फिर वो चलने लगा तो वो कहता है, ओ भाई 1 मिनट रुक जा। कि क्यों? कि गुटली और निकाल जा। तो ये है बेटा आरामखोरी की लेवल, ये तो गुटली भी तू ही निकाल जा। ओके, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एल। आप एल से एक ज्योमेट्री भी कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? दिखाता हूं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड बना नहीं रहा हूं, दिमाग में रखना। मान लो ये कोई लाइन है या वही रोड है, स्लाइटली मूव कर गई, बहुत स्लाइटली, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि दिख जाए, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं लेना हमको।
तो बताना आर वेक्टर था, वो इक्वल वाला फिगर, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर स्लाइटली खिसक गया। ये कल क्या लिया था याद करो, डी आर वेक्टर। तो यदि एक रॉड है, कल की तरह एक रॉड है जो यहां पर हिंड है, उसकी बस ये वाला एंड खिसकेगा, और जैसे ही ये एंड यहां से खिसक के यहां पहुंच गया, यहां से पहुंच के यहां, तो बताना एक एरिया ट्रेस हो गया नहीं हो गया, बोलो। ये मान लो ये झाड़ू है, वो झाड़ू लग गई नहीं लग गई, इतने एरिया पे झाड़ू लग गई। और मान लो यहां से यहां, सुनो, ये आर वेक्टर है, ये रॉड, इसकी टिप यहां से यहां खिसक गई, मामूली सी डिस्प्लेसमेंट और खिसक गई, और इन टाइम कुछ तो टाइम लगा होगा, इन टाइम 3 लाइट ईयर। अब यार मामूली डिस्टेंस के लिए 3 लाइट ईयर क्यों लगेगा, इन टाइम dt खत्म, समझ गए होगे, मामूली डिस्प्लेसमेंट मामूली सी टाइम में हो जाएगा। तो पहले तो ये बताइए, सीन समझ में आ गया। अब आप बताइए क्या ये एरिया आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। तो अब आप बताइए, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ये एक ये रहा। अब मामूली सा एरिया, ये जो एरिया शेडेड, लेट द शेडेड एरिया इज DA, कोई मामूली सा डिस्प्लेसमेंट, मामूली सा एरिया, DA माने स्मॉल एरिया, A फॉर एरिया, DA माने स्मॉल एरिया, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा एरिया। ये तो फिगर मैंने इतना बड़ा बना दिया है, मैंने आपको बताया ना, इंस्टेंटेनियस एक्यूरेसी के लिए टाइम छोटे से छोटा होना चाहिए। तो अब आप बताइए, ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं। DA इक्वल टू हाफ R क्रॉस DR। हम में से कई कंजड़ों को नहीं समझ में आई, लेकिन मैं समझा दूंगा, चलो। कितनों को आई, एक शिवेश को आई। अच्छा, मैं कंजड़ा शब्द वापस दे रहा हूँ, वो टेंशन मत लो, ये तो मेरा प्यार है, मोहब्बत है, ठीक। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, भूमिका को भी आ गई, सबको भी आ गई। एक्चुअली अभी अभी मैंने आपको ताजा समाचार क्या दिए थे, देखो ये था, मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये एक ट्राइंगल, ये वाला, और यदि ये B वेक्टर है तो ये भी B वेक्टर होगा, यदि लेंथ दे दूं तो, ठीक। तो बताना केवल इतने एरिया, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है, वो हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड था ना, ठीक है। तो एक वेक्टर ये रहा, और जैसे ये खत्म दूसरा चालू हो गया, सेम ऑर्डर के वेक्टर। तो बताना R और DR सेम ऑर्डर के वेक्टर है कि नहीं, ठीक है, R और DR सेम ऑर्डर के। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये दो क्यों नहीं ली है, ये दो क्यों नहीं ली, ये भाई ट्राइंगल में आपने सर यही दो क्यों नहीं ली, ये दो क्यों नहीं ले ली, ठीक है ना, ये दो। तो आपको पता होना चाहिए, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे उन्हीं को लेना है, फिर उसका हाफ कर देना है। तो सेम ऑर्डर में एक वेक्टर R वेक्टर था और एक DR वेक्टर था, तो यानी ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर लिया गया है। तो स्मॉल एरिया ट्रेस बाई द लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन OP, ये OP लाइन है जो घूम रही है, OP लाइन है जो घूम रही है, ठीक है। तो ये हो गया DA स्मॉल एरिया, बस मेन चीज है, बस आप इसे समझ लो, बाकी काम तो आपका मैं कर दूंगा। आ गया ना समझ में। अब दोनों साइड को DT से डिवाइड मार दो, क्योंकि एरियल वेलोसिटी निकालनी है। तो इधर DT से डिवाइड मारूंगा, तो इधर भी DT से डिवाइड मारूंगा, तो वो DT में यहां फिट कर देता हूं, क्योंकि यहां सुंदर लगेगा, जोड़ी भी बन जाएगी। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ध्यान रखना, एरिया पहले तो ये वाली फिजिक्स अगले में कर देता हूं, चलो आप स्क्रीनशॉट यदि मारते हो, ऐसे तो नोट्स में है सब, R क्रॉस DR, ठीक है। दोबारा से लाइन कॉपी पेस्ट मार दी। अब इसको DT से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड। तो ये क्या चीज हो गई, ये तो देखा देखा से लग रहा है, जल्दी बताओ बिना नोट्स देखे। DR अपॉन DT वेलोसिटी, वेरी गुड शिवेश, वेरी गुड भूमिका। सेकेंड, DA अपॉन DT इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ R क्रॉस V वेक्टर, बोलो, क्योंकि हाफ की जगह हाफ, R की जगह R, और DR अपॉन DT इस बंदे की, इसकी वेलोसिटी होगी। अगला स्टेप, हाफ R क्रॉस, इसको P अपॉन M, अपने स्तर से सोचो, कैसे लिख दिया, अपने स्तर से सोचो, फिर मैं बताता हूं। नहीं सोच पाए, चलो, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मैंने वेलोसिटी की वैल्यू क्या रख दी। अब ऐसा क्यों किया, अब दिमाग में ये भी तो आता है, ऐसी क्या खुजली होगी सर को कि सर ने वेलोसिटी को इसी टर्म में चुना। सर का दिल, वेलोसिटी के तो और भी फॉर्मूले हैं, V बराबर U प्लस AT भी है, सर का दिल इसी फॉर्मूले पे क्यों आया, क्योंकि जैसे मैंने V को इस टोन में रखा, मेरे को R क्रॉस P की जोड़ी मिल गई, R क्रॉस P
ओ हाँ, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, देखा। ओ हाँ, ये तो एल है। तो LHS क्या है? DA/DT। ये हाफ, ये क्या है? ऊपर न्यूमरेटर, ये जोड़ी बनाने के लिए एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन एम। तो देखा, एरियल वेलोसिटी निकालने में आप एंगुलर मोमेंटम की मदद ले सकते हो। ठीक है, दिस इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी यदि निकालनी है, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। और सुन देव, इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी है ये, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी है ये, ठीक है। और ये एल अपॉन एम, और खाली ऐसे लिख दो DA/DT। ये एक आपके खाते में एक नया फॉर्मूला जुड़ गया, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? क्योंकि देख सबके ठीक है, निकलेगी कैसे? जैसे आपसे कहूं लीनियर वेलोसिटी निकलेगी कैसे? या तो आपके पास एरिया हो, DT से डिवाइड मार दो। एरिया ना भी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब आ जाइए, इसकी एक एप्लीकेशन में कराने जा रहा हूं। उसको कराने के बाद आज की क्लास फिर बंद करेंगे, ठीक है। उसको कराने के बाद फिर कल एक बढ़िया टॉपिक लेंगे, और कल शायद थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा, वो पूरा एक ही में कनेक्ट करूंगा, एक ही लेक्चर में, ताकि यूट्यूब पे जब डालू तो एक हेडिंग अलग से दिखे वो। ओके, चलिए। एरियल वेलोसिटी में कोने में लिख देता हूं। हालांकि इस फॉर्मूले को ना जंग लग जाएगी, आज के अलावा कभी यूज ऑन नहीं होगा। बताओ, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला? L/2m। ये जो फॉर्मूला है आज के अलावा एकेडमी में तो दोबारा से यूज नहीं होने वाला। अब देखिए, एक टॉपिक है केपलर्स लॉ, है तो वो नेक्स्ट चैप्टर में। जब नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटी, अब इस क्यू का क्या जवाब है यार? इस क्यू का मेरे पास कोई जवाब नहीं है बेटा। चलिए, क्या क्यों, किस चीज का क्यों पूछ रहे हो? है ही नहीं इस पे सवाल, मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी नहीं बनाई एनसीईआरटी। हाँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्यों यूज नहीं होगा। हाँ यार, ये क्वेश्चन है, क्यों यूज नहीं होगा? इसका यूज क्यों नहीं होगा, इसे मैं विधानसभा में उठाऊंगा मुद्दा, पक्का। ये मुद्दा अब की बार मैं वोट दूंगा ही नहीं जब तक इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा कि क्यों यूज नहीं होगा, ठीक है। और मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, ठीक। रोटी वोटी कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ मटर पनीर खाऊंगा। हाँ यार, ये कैसा क्वेश्चन, क्यों यूज नहीं होगा? चलिए अगला है, अब देखिए केपलर लॉ। वैसे भी मैं एक पार्टी बना रहा हूं, पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, उसे ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो केपलर लॉ, वैसे तो केपलर के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और ये तीनों ही नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में आएंगे। लेकिन ये वाला जो लॉ है, ये मैं आपको यहीं पढ़ा के यहीं खत्म करने जा रहा हूं। यानी जब ग्रेविटेशन आएगा तब नहीं पढ़ाऊंगा ये, तब वहां ये बोलूंगा कि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई वेल जो भी है। तो इस वाले लॉ को मैं यहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि जितना अच्छे से हम इसको यहां पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से उसे वहां भी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं। तो केपलर के 3 लॉ थे प्लेनेटरी मोशन को। केपलर ने प्लेनेटरी मोशन को बहुत हद तक मैथमेटिकली और एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसमें से सेकंड लॉ, तो टॉपिक है केपलर सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। यानी फर्स्ट लॉ पढ़ा नहीं, सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, कोई नहीं, आ जाएगा समझ में। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, पहले उसका स्टेटमेंट फिर प्रूफ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने ये बात नोटिस करी थी कि जितने भी प्लेनेट है, पहले हल्का फुल्का ऐसे देख लो, वो कोई भी सर्किल में नहीं घूम रहे, सर्किल नहीं होती ट्रेजेक्ट्री उनकी। ट्रेजेक्ट्री जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे, मतलब प्लेन चेंज कर रहा हूं, हम ये सोचें कि अर्थ ऐसे घूम रही है और सन बीच में है, भाई साहब उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है और सन यहां होते हैं बीच में, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है और सन बीच में नहीं होते, ऐसे होते हैं यहाँ, मतलब सन बीच में नहीं है, इलिप्टिकल भी छोड़ो उसे, सन पे जो मेन चीज है वो सन बीच में नहीं है, वो साइड में। और ये बात आप भी फील कर जाओगे। अच्छा बताना, यदि सन महोदय, जैसे मैं इसका प्लेन चेंज करके बनाऊं, सन बीच में होता
और अर्थ घूम रही होती है ऐसे, ये सन ये अर्थ। तो बेटा सर्दी गर्मी तो कभी पड़ती नहीं, हर समय एक जैसे ही टेम्परेचर रहता, लेकिन सच्चाई है सन बीचों बीच नहीं है, यहाँ है। तो जब अर्थ घूमते घूमते यहाँ आती है तो गर्मी के दिन चालू हो जाते हैं, और जब घूमते घूमते वहां आ जाती है। लेकिन तब अभी इसको सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल में इंक्लूड किया था। क्या कह रहे हो बेटा, ए भगवान। अब ये ऑनलाइन अरे माफ कर दे शिवम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ठीक, मैंने अभी कह दिया ना, चूल्हे में जाने से इलिप्टिकल हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, खत्म। भूल जा पुरानी बातें, भूल जा, डेड 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 करके झूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा, मिट्टी डाल पुरानी बातों पे। मैंने अभी क्या बोला, मेरे मुंह से अभी निकल गई कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो मैंने माफी भी तो मांग ली, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान टूट गई, मेरी जवान फिसल गई। तैयार बैठे रहते हो फिजिक्स पढ़ने की बजाय। देखो एक नियत अपनी चेंज करिए। 100% एक्यूरेट टॉपिक कभी हो ही नहीं सकता, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री नहीं। हम उसको एक्यूरेसी की ओर मूव करते हैं। एक जमाना वो था जब डाल्टन ने यह कहा था कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, उस दिन वो फिजिक्स भी मान ली गई थी और पढ़ ली गई थी। लेकिन धीमे 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 जब एक्यूरेसी की ओर आए तो सबसे पहले थॉमसन ने कहा नहीं नहीं, एटम से छोटे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने तरबूजे जैसा मॉडल लग दिया, एटम ऐसा होता है ना। अब उस दिन सबने उसको सही माना था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम पढ़े नहीं उसको, कि नहीं गलत है हम नहीं पढ़ेंगे, गलत है हम नहीं गिल्ले, हम नहीं गिल्ले, हम नहीं गिल्ले है। अरे इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई। या एक बात बताइए, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो फिर हम थॉमसन को गोली मार रहे हैं, इतने दिन से तू बेवकूफ बना रहा था हमें। अबे इलेक्ट्रॉन की खोज दे गया वो, हर अगला स्टेप। फिर रदरफोर्ड के बाद बोर, स्ट्रोडिंजर, ठीक। हाँ सर वो केमिस्ट्री है, कौन कह रहा है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है वो। हाँ फिजिक्स। अच्छा चल कैमरा, चल तू यूट्यूब पे वीडियो देखता होगा, पुरानी रामायण है ये, पुराने क्रिकेट मैच, उस समय कैमरा क्वालिटी क्या थी और आज क्या है। तो हम पुराने मैच मना कर रहे हैं, नहीं 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 सब बेकार था, हमें तो बड़ी। और कौन जानता है ऐसे 50 साल बाद की कैमरा क्वालिटी क्या होगी, कौन जानता है। तो यार ये नियत अपनी चेंज करो पढ़ने की। इसको मैं फिर ये मानता हूं कि ये पढ़ना नहीं है, ये उंगली करना है ये। हाँ स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट क्या चीज है। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था, पहले तो ये मैं ये बता रहा था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और ये सॉरी इलिप्टिकल में शोर नाराज हो जाएगा, सॉरी ये करके घूम रहे हैं और ये अर्थ है। बस अभी इतना समझ ले कि सन बीच में नहीं है, अभी इतना समझ ले, सन बीच में नहीं है, सन यहां है, जिसकी वजह से सर्दी गर्मी का प्रभाव बनता है, समझ गए। अब सुनिए, जिसकी वजह से जब अर्थ पास में होती है तो गर्मियां पड़ने लग जाती है, दूर चली जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब उन्होंने एक चीज नोटिस करी, सुनो, ये किसी प्लेनेट की ट्रेजेक्टरी है, प्लेनेट इस ट्रेजेक्टरी में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है मान लो, और सन यहां पर है, नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर, ठीक है, ये रहा सन। अब बताना, यदि मान लो ये प्लेनेट की पोजीशन P1 है, P फॉर प्लेनेट, 1 माने कोई पोजीशन है, आपने उसे यहां से ऑब्जर्व करना चालू किया। अब प्लेनेट 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन के बाद कभी तो यहां आएगा। आपने सपोज करो 2 महीने का टाइम पीरियड लिया, और 2 महीने में 2 मंथ, मैं हालांकि मैं 2 मंथ हटा के T लिख दूंगा, वो यहां से यहां आ गया, 2 महीने में वो यहां से यहां आ गया। क्लियर है। अब बताइए, सपोज करो एक बंदा सर्कुलर जॉगिंग कर रहा है, सपोज करो जॉगिंग कर रहा है, एक बंदा जॉगिंग कर रहा है ना, उसकी कमर से एक रस्सी बांधी है, और रस्सी का मतलब रस्सी में तो 2 सिरे होते हैं, एक सिरा सेंटर पे बांध दिया है फिक्स, और एक सिरा उसकी कमर पे बांध दिया है। अब बताओ, जैसे जैसे वो भगेगा, जैसे जैसे वो भगेगा तो रस्सी भी घूमते घूमते उसके साथ ही जाएगी। तो उस रस्सी ने एक एरिया ट्रेस किया नहीं किया, बोलो, रस्सी ने एक एरिया ट्रेस किया। तो ऐसे ही अब वो आदमी की जगह उस सन और प्लेनेट के बीच में वो रस्सी बांध देता हूं मैं, तो ये वैसे तो रस्सी नहीं बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोलेंगे, दिस इज अ लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लेनेट। ये क्या चीज है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लेनेट। इस लाइन की लाइन, शब्द सुनिए, जॉइनिंग सन एंड प्लेनेट, ये वो लाइन है जो सन और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है। अब जब प्लेनेट 2 महीने बाद यहां आ जाएगा, तो ये वाली लाइन यहां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जल्दी बोलो, वही रस्सी की तरह मूव किया, तो ये हो गई प्लेनेट की दूसरी पोजीशन। प्लेनेट वही है, प्लेनेट की पोजीशन दूसरी है।
तो इस लाइन ने एक एरिया ट्रेस किया, एक एरिया स्वैप आउट किया, स्वैप किया, स्वीप शॉट मारा उसने। मतलब सन के हाथ में बल्ला है, उस बल्ले की लेंथ प्लेनेट तक जा रही है, सन ने एक स्वीप शॉट खेल दिया, और यहां से यहां तक बल्ला आने में 2 महीने या टी टाइम लगा। 2 महीने बोलना ठीक है, समझाने के लिए था, इन टाइम टी। तो ये जो एरिया जो मैंने शेड कर दिया, ये कितने टाइम का लगी हुई झाड़ू है? टी टाइम की। अब केपलर का लॉ क्या आता है? उन्होंने कहा था जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन ने टी टाइम में जितना एरिया स्वैप किया होगा, उतने ही टाइम में कभी भी उतना ही एरिया ही ट्रेस करती है ये। मतलब दोबारा समझाता हूं, मान लो प्लेनेट कुछ दिन बाद यहां पे भी आएगा, है ना? मान लो आपने P3 माने उसी प्लेनेट की कोई थर्ड पोजीशन, तो इस लाइन को बांध दो। अब की बार सन के हाथ में, मतलब ये मान के चलो कमर से, प्लेनेट की कमर से सन तक एक रस्सी बंधी है, सन दोबारा से स्वीप शॉट खेलेगा, ऐसे मान लो। तो यदि उतनी ही देर P4, मतलब यदि यहां से यहां तक आने का टाइम T है, यदि उतनी ही देर बल्ला घुमाने का मौका मिले इसको, उतनी देर, यानी इन टाइम T, ये T डैश नहीं होना चाहिए। मतलब यदि यहां से यहां तक आने में 2 महीने लगे हैं, तो यहां से यहां तक आने में 2 महीने का एरिया देख लेना, ये वाला एरिया, 2 महीने वाला एरिया। उनका कहना यह था कि 2 महीने का एरिया बराबर 2 महीने का एरिया, किसी भी 2 महीने का एरिया बराबर किसी भी 2 महीने का एरिया। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? मतलब किसी भी 30 दिन का एरिया इक्वल टू किसी भी 30 दिन का एरिया, किसी भी 50 दिन का एरिया इक्वल टू किसी भी 50 दिन का एरिया, ये कह रहे थे वो। अरे बोल तो रहा हूं, किसी भी 50 दिन का एरिया इक्वल टू किसी 50 दिन, तो 50 दिन, ये नहीं कि ये 6 महीने का एरिया और ये 1 महीने का, नहीं, ये नहीं। तो बराबर, अब इसको कैसे कैसे बोल देते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज, द लाइन, ये वाली लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट sweeps out equal area in equal interval of time. What I am saying, statement, the line joining, ये जो लाइन है, या ये जो लाइन यूं घूम के यहां आ गई, या ये जो लाइन है, या ये जो लाइन है जो घूम के यहां आ गई, the line joining the sun and planet sweeps out, line joining sun and planet, S माने sun, P माने sun and planet, sweeps out, झाड़ू लगाती है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कह रहे थे वो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को डायग्राम के रूप में बोले तो फॉर सेम टाइम, फॉर गिवन टाइम, फॉर सेम टाइम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल, यदि एक जैसा टाइम इंटरवल, तो ये एरिया ऑफ SP1 P2 बराबर होगा एरिया ऑफ SP3 P4। ये कहना चाह रहा है केपलर का स्टेटमेंट, सेकंड लॉ। पहले तो स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? प्रूफ तो बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है। ये स्टेटमेंट समझिए कि बराबर समय में बराबर एरिया ट्रेस करेगा। कौन कौन कौन? द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट। सर P2 से P3 और P4 और P टाइम सेम होगा क्या? हाँ, देखो अभी आपको क्या लग रहा होगा, मैंने यहां लिखा है ना, यदि ये यहां से यहां तक 2 महीने का एरिया है, तो किसी भी 2 महीने का टाइम देख लेना, तो 2 महीने में स्वीप किया गया एरिया किसी भी 2 महीने के स्वीप किए गए एरिया के बराबर होगा। आप नहीं 3 महीने का एरिया ट्राई करना चाहते तो किसी भी 3 महीने का एरिया देख लेना, यही नहीं यहां देख लेना। लो एक और एरिया, एक और एरिया, मान लो ये P5 P6 है, ये वाला एरिया और ले लिया, ये S यहां, ठीक है। तो यदि ये 2 महीने हैं, ये 2 महीने का है और ये 2 महीने का है, मान लो 2 महीने का एक एग्जाम्पल, तो ये तीनों एरिया बराबर हो जाएंगे। तो बराबर समय में द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड P स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा मैं बताता हूं दिक्कत क्या हो रही होगी आपको। सर ये लाइन तो बड़ी है, क्या यही दिक्कत आ रही है? सर ये लाइन तो बड़ी है, आप ही कह रहे थे सन यहाँ बीच में नहीं है, यहाँ पास में है। सर ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, और सर आप कह रहे हो ये टाइम और ये टाइम बराबर है, तो एरिया बराबर कैसे हो जाएगा? ये कंफ्यूजन चल रहा है क्या? क्या ये कंफ्यूजन चल रहा है क्या? सर ये वाली लाइन तो बड़ी है। यदि ये कंफ्यूजन चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, कर दो, तुम तो अभी कर सकते हो। नहीं चल रहा? अच्छा अभी तक तो नहीं चल रहा था, लेकिन अब चल रहा है नहीं? सुनो बेटा, एक्चुअली देव
चलना चाहिए था ये। एक्चुअली आपको एक राज की बात बताता हूं, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से, जब सन से प्लेनेट दूर हो जाते हैं तो डिस्टेंस तो बढ़ जाती है, लेकिन प्लेनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, प्लेनेट का चल धीमे हो जाते हैं। और जब प्लेनेट पास में होते हैं तो भले ही डिस्टेंस कम हो जाती है पर उनकी ना स्पीड तेज हो जाती है। ये प्लेनेट ना एक ही स्पीड से नहीं चलते घूमते, ये पास आ जाते हैं तो तेज चलते हैं और दूर हो जाते हैं तो धीमे धीमे चलते हैं। ये होता है रीजन। ओ भगवान, हे भगवान, यार तुम एक टॉपिक को आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? अब नहीं आ पाए, ये रीजन बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है? ठीक, फिलहाल अच्छा मैं एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे। एक धागा लेना, धागे पे मतलब ऐसा धागा लेना जो घुमाने में टूटे, धागा लेना, उस पे एक छोटा सा छोटी सी कंकड़ी बांध देना, उसको यूं घुमाना, घुमा लिया, घुमाते रहना, फील करना और कोशिश करना ताकत आप बढ़ाओ नहीं, आप उसे घुमा रहे हो, ठीक है? आप सुनना, घुमाते घुमाते उसमें बाकी उंगली कर देना, मतलब उंगली खड़ी कर देना, और ऐसा करने पे धागा लपेटना चालू हो जाए, है ना? और आप अपने एफर्ट बंद कर देना। तो आप एक चीज नोटिस करते हो, जैसे लपेटते जाओगे तो रेडियस छोटी होती जाएगी, रेडियस छोटी होती जाएगी, जब वो पास आता है तो तेज हो जाता है। कभी किया है ऐसे? यूं करना है ना, करना, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद उंगली कर देना, जैसे ही वो पास आता है तो वो तेज हो जाता है। कभी कोशिश करना, इसका मैथमेटिकल रीजन भी मिलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि जब आप उंगली करोगे और धागा उंगली में लपेटना चालू हो जाएगा तो वो पत्थर पास आने लग जाएगा, और जैसे जैसे पास आएगा उसकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। हाँ, तो चलिए, यदि आपके दिमाग में ये चला कि ये लाइन तो बड़ी थी, ये लाइन छोटी थी, तो फिर एरिया बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ये आर्क और ये आर्क की लेंथ भी बराबर होगी। मैंने ये कहा था कि ये टाइम और ये टाइम बराबर होना चाहिए, ठीक है? प्लेनेट जब दूर होते हैं तो थोड़े स्लो हो जाते हैं। अब आ जाइए तो, और बताना, स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा बताना, यदि मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना? यदि मैं ये वर्ड बोलता हूं, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे सर स्पीड कांस्टेंट है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी कवर इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सर ओमेगा कांस्टेंट है। इफ लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस सेंटेंस को जो स्मार्ट सेंटेंस है वो ये है, कभी ये कहना चाह रहा है कि डीए अपॉन डीटी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसकी एरियल वेलोसिटी? किसकी? इस लाइन की एरियल वेलोसिटी बल्ले की होती है, जो झाड़ू मार रहा होता है। ध्यान रखना, एरियल वेलोसिटी किसकी? बार बार बोल रहा हूं, तभी मैंने शब्द पूरा लिखा है। द लाइन, इसका सेंटेंस सुन लीजिए, the aerial velocity of line joining the sun and planet comes out to be constant। अब यदि मैं ये मान लूं कि ये सेंटेंस सर ने दिमाग में घुसेड़ दिया है जबरदस्ती से ही, इसका प्रूफ देख लो बस, इसका प्रूफ देखें। पहले स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो अब हम ये साबित कर देंगे एरिया से। तो चलिए अब फटाफट प्रूफ देखिए। प्रूफ तो इतना आसान है, बताना ये सन है, ओके, और प्लेनेट यहां पर है किसी समय, किसी भी समय। ये कौन है भैया? सन, ये प्लेनेट, और ये क्या है? लाइन, वही लाइन जिसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लाइन। अब मुझे ये बताइए, इसको मैं ओरिजिन मान लू सन को ही, तो फोर्स के नाम पर एक ये फोर्स लग रही है एफजी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन एस। अच्छा, सिस्टम मान लीजिए प्लेनेट, ध्यान रखना सिस्टम किसे मानना है? प्लेनेट को। तो प्लेनेट पे लग रही है फोर्स ये एफजी, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स होती है तो सन अपनी ओर खींच रहा होगा, तो ये हो गई एफजी। एफजी का एरो समझ में आ गया? क्योंकि हम इसको और ओरिजिन भी इसी को ही मान रहे ओ, तो बताना ये जो आर है, इसका आर वेक्टर ऐसे ही तो खींचेगा एरो, चेक करो आर वेक्टर का एरो, ये आर वेक्टर का एरो, क्योंकि आर वेक्टर के साथ शर्त क्या है? इट मस्ट बी ड्रॉन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो सन यदि ओरिजिन है, ठीक है, सन ओरिजिन है, तो सन ऐसे करके एरो खींचेगा। इतना समझ में आ गया?
अब ये इमेजिन करो प्लेनेट घूम के यहां आ जाए, मान लो घूम के इमेजिन करो यहां आ जाए, इमेजिन करो, ये तो और अच्छे से बताने के लिए कर रहा हूं। तो आर वेक्टर ऐसे खींचेगा, बोला खींचेगा कि नहीं, और अब प्लेनेट में फोर्स ऐसे होगी एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सन प्लेनेट को अपनी ओर ही खींचेगा। तो अब आप बताइए आर और एफ जी के बीच में, आर और एफ जी के बीच में एंगल कितना रह रहा है, आर वेक्टर और एफ जी वेक्टर, आर वेक्टर अवे फ्रॉम ओरिजिन और एफ जी, हाँ जी शिवेश ठीक, आर वेक्टर और एफ जी। यार ये चीजें नहीं बता पा रहे हो आप देख के, आपको एंगल देखने नहीं आते। 120, देव का जवाब है 120। 120 तुझे किस एंगल से ये 120 का एंगल दिख रहा है? भूमिका ठीक, शिवेश ठीक। 180 डिग्री। कितना टाइम लगा है 180 डिग्री बोलने में? इसमें आपने कौन सी थ्योरम लगाई थी 180 डिग्री बोलने में? अच्छा बताओ, अरे आप रैंडमली यहां पे देख लो, जब प्लेनेट यहां आ जाएगा तो आर वेक्टर आप ऐसे खींचना पड़ेगा और एफ जी फोर्स इधर होगी एफ जी। तो अब देखिए टॉर्क ऑफ एफ जी, टॉर्क ऑफ एफ जी, टॉर्क निकाल रहा हूं, पता टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाइव, होता है कि नहीं होता? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाइव। मैं एफ जी का टॉर्क निकाल रहा हूं तो यहाँ एफ जी आ जाएगा, जिसका टॉर्क निकालते हैं वो वाली फोर्स आ जाती है। अब आर और एफ के बीच का एंगल कितना है बताओ? ये आर एफ जी साइन 180। ले देके इस पर एक ही, इस प्लेनेट को सिस्टम माना, इस सिस्टम पर एक ही फोर्स है। अच्छा बाकी प्लेनेटों को हम इग्नोर मार के चलना है, ये मान के चलना है केवल सन और इसके बीच में फोर्स है, ठीक है? शुभम गुस्सा तो नहीं हो गया? शुभम गुस्सा तो नहीं है कि मैंने ये बोला कि हम बाकी की प्लेनेट की फोर्स नहीं मान रहे? पक्का? हाँ ठीक ठीक। हाँ तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन फाइव होता है, आर की जगह आर, एफ की जगह जो भी फोर्स है, इनके बीच का एंगल 180। तो इसका मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये आएगा जीरो, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। आर है, एफ जी है, लेकिन ये तो जीरो है ना, ये तो हो गया टॉर्क जीरो। इसका मतलब ये जो प्लेनेटरी मॉडल हम पढ़ रहे हैं, प्लेनेट पर फोर्स लगती जरूर है लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा, और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टॉर्क का जीरो होना और फोर्स का जीरो होना अलग अलग बातें हो सकती हैं। जैसे हमें पता चला कि टॉर्क जीरो है, उत्तरी यार ये तो टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। इसका बोलो, इसका मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। आज ही पढ़ाया है, आज ही, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन भी। फिलहाल मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी तो। अब एल कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, ठीक। एल का फॉर्मूला क्या था अब बताता हूं, अभी यहां मिट गया, इसको लिख सकता हूं 2m dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप कहोगे ये कहां से ले आए, क्योंकि आज dA अपॉन dt का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, बोलो? तो यहां से एल का फॉर्मूला ये हो गया, देखो एल का फॉर्मूला 2m dA अपॉन dt। देखो सुनना, सीक्वेंस समझना, पहले हमने फिगर से ये पता किया प्लेनेट में टॉर्क नहीं लग रही होती, फोर्स लग रही है लेकिन टॉर्क नहीं लग रही। क्योंकि टॉर्क नहीं लग रही इसलिए प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो एल यानी 2m dA अपॉन dt वो कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए dA अपॉन dt कांस्टेंट अपॉन 2m, जब प्लेनेट घूम रहा होगा तो 2 क्या 3 हो जाएगा? 2 क्या चीज है? कांस्टेंट। मास क्या चीज है? कांस्टेंट। कि मास घट बढ़ जाएगा? सर इतनी जॉगिंग कर रहा है, फिर क्यों कहते हैं जॉगिंग करने से वेट लॉस होता है? क्यों भाई, जॉगिंग करने से वेट लॉस होता ही नहीं होता? जल्दी बताओ। अब यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं है ना, ये कनेक्शन थोड़ी नहीं है कि प्लेनेट इतने सालों से जॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चलिए हाँ छोड़ो उसे। तो मैं 2m को उधर ले गया, बस थोड़ा सा रह गया, फिर फ्री करता हूं। तो बताना ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंटों की टीम आ गई। तो इसका मतलब dA अपॉन dt भी कुछ नया कांस्टेंट ना, न्यू कांस्टेंट, यानी आना तो वो कांस्टेंट ही है। तो यही तो था dA अपॉन dt कांस्टेंट। किसकी? प्लेनेट और सन को जोड़ने वाली जो लाइन की एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ये प्रूफ है। ये यही क्यों समझ में आया, क्योंकि ये टॉपिक टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ये 3 फॉर्मूले तो आपने यही पढ़े हैं ना, ठीक है? एक बार और पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ में। तो आज के लिए इतना ही, कल